लोग इतने त्रस्त हैं कि रिमझिम फुहार पड़ने से उससे उनका बचाव नहीं हो सकेगा, और बचाव हो भी जाए कुछ देर के लिए तो वो क्षणिक होगा। उनमें फिर नए जीवन के लिए उत्साह नहीं भर पाएगा। उनकी आशा और उम्मीद जो है कि अब हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए कवि क्या कहता है कि गर्जना करते हुए बरसो। कवि के संदर्भ में कवि को घोर गर्जना करते हुए कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि मीठी बातों से, मीठे गीतों से उनकी समस्याओं का समाधान होना नहीं है। व्यवस्था इतनी जगह से बिगड़ चुकी है कि अब उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। और जब सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है? व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो व्यवस्था को बदलने के लिए घोर गर्जना, कवि को कहा गया कि घोर गर्जना करते हुए ऐसे गीत रचो कि पुरानी व्यवस्था को मिटाकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जा सके। इसी को हम लोग कहते हैं क्रांति, परिवर्तन। समाज में बदलाव आ सके, समाज में परिवर्तन आ सके, क्रांति आ सके, है ना। इसके लिए कवि प्रेरित करता है किसको? बादल को। और बादल के बहाने कवि को, बादल के बहाने कवि को भी प्रेरित करता है। तभी हम इस प्रकृति में, या इस, एक तो प्रकृति में बदलाव आएगा। प्रकृति के जो जीव जंतु गर्मी से निराश हताश हो चुके हैं, मर से गए हैं, उनमें क्या होगा? नया जीवन आएगा। अब आगे की पंक्ति में कहता है घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, यानी आसमान को चारों तरफ से घेर लो। तो बादल के संदर्भ में है कि आसमान को चारों तरफ से घेर लो। लेकिन कवि के संदर्भ में क्या होगा कि ऐसी कविता की रचना करो कि सारे लोगों पर उसका प्रभाव आ जाए, सारे लोग उससे आपकी कविताओं से सारे लोग प्रेरित हो जाए। समाज का समाज के सभी लोगों में आपकी कविताओं का असर हो, है ना। धाराधर हो, धाराधर हो। अब देखो धाराधर शब्द है, धाराधर का मतलब होता है धारा को धारण करने वाला, यानी बादल। धारा धाराधर मतलब बादल। बादल के अर्थ में भी यह है, और कवि कई विचारधारा को भी धारण करता है। कवि के अंदर क्या होते हैं? कई प्रकार की विचारधाराएं उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। तो धाराधर से यहाँ दोनों ओ क्या है? संबोधन है। वो क्या है? संबोधन। धाराधर वो का मतलब हुआ कि जो धारा को अपने अंदर धारण करे, या विचारधारा को अपने अंदर, यानी ओ बादल। धाराधर ओ का मतलब क्या हुआ? ओ बादल या ओ कवि। ओ कवि पूरे गगन को घेर कर, पूरे आसमान को घेर कर, पूरे समाज के लोगों के मानसिकता को घेर कर आप ऐसी कविता की रचना करो कि एक नए युग की शुरुआत हो सके, लोगों में एक नई उम्मीद जाग सके, एक नई स्फूर्ति पैदा हो सके। अब देखो इसी में हम लोग देखेंगे कि दोनों प्रकार के बातों से तालमेल कैसे बिठाया गया है, कवि के साथ और बादल के साथ। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले बाल। ललित ललित, ललित मतलब सुंदर सुंदर, ललित ललित
सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर का मतलब होता है, यहाँ पर एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? और जब एक ही समान वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाए तो वहाँ नाद सौंदर्य भी होता है। क्या होता है? नाद सौंदर्य भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और घेर घेर घोर में घ घ घ 3 बार आया है, एक वर्ण कई बार आवे तो अनुप्रास अलंकार भी होता है। तीनों दिखाना है। चूंकि आप जब पठित पद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है तो ये सब भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन सा अलंकार है या नाद सौंदर्य किस पंक्ति में। ठीक है, कहता है कि काले घुंघराले बाल, काले घुंघराले बाल। अब देखो, काले घुंघराले बाल की तरह होते हैं बादल। जैसे काले घुंघराले बाल एक दूसरे से क्या होते हैं? गुथे हुए होते हैं। घुंघराले बाल एक दूसरे से, बादल भी आसमान में एक दूसरे से एकदम गुथे हुए होते हैं, होते हैं कि नहीं? गुच्छे, गुच्छे की तरह। और कवि के हृदय में कल्पनाएं, विचारधाराएं भी एक दूसरे से गुथी हुई होती है। कहाँ? उसके मन में। तो एक बादल आसमान में काले घुंघराले बाल की तरह गुथे हुए हैं और एक कवि के हृदय में वो भी कैसे गुथे हुए हैं? काले घुंघराले बाल, है ना? तो काले घुंघराले बाल कल्पना। अब बाल कल्पना में जो कल्पना अभी तुरंत जन्म लेती है उसको बाल कल्पना भी कहते हैं। नूतन कल्पना, नई कल्पना। बाल कल्पना दो शब्द का अर्थ ले रहे। एक तो काले घुंघराले बाल यहाँ रुके, इसका एक अर्थ हो गया काला घुंघराला बाल, और दूसरा है बाल कल्पना। बाल कल्पना मतलब नई कल्पना, नई सोच, नई सोच। कैसे पाले? वो नई कल्पनाओं को अपने हृदय में पाले रहते हैं। और विद्युत छवि उर्मे, देखो बादलों में बिजली, जहां बादल होते हैं वहां बिजली भी चमकती है ना। और कवियों के हृदय में भी नई विचारधाराओं की चमक, नई कल्पनाओं की चमक, दोनों एक साथ लेके चल रहा, उधर बादल में और इधर कवि में, है ना। तो कहता है कि अपने हृदय में नई विचारधाराओं की चमक, नई दिशा देने की रोशनी को हृदय में बसा के रखो। कवि नवजीवन वाले, यहाँ आके स्पष्ट कर दिया। ऊपर में किसको संबोधित किया था? बादल को। और यहाँ किसको ले लिया? नवजीवन वाले कवि, नया जीवन देने वाले। बहुत ठंड लग रही क्या? हाँ, ठीक महसूस कर रही है कि दिक्कत है ना? नई कल्पना वाले, नया जीवन देने वाले कवि। वज्र छिपा। अब देखो, एक वज्र बादल में छिपा रहता है, बिजली का चमकना कड़कना, है ना, वहां वज्र है। और एक मारक क्षमता, समाज की बुराइयों को समाप्त करने की क्षमता विचारधारा से कौन कर सकता है ना? समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा कौन दे सकता है? कवि। कैसे? अपनी कविताओं के माध्यम से। तो कवि कहता है कि आप अपने हृदय में नई विचारधाराओं को बसाकर एक ऐसी क्षमता पैदा करो अपनी कविताओं में, नूतन कविता फिर भर, कि एक ऐसी नई कविता भरो, एक ऐसी नई कविता लिखो जिसे जो लोग हताश निराश हो चुके हैं, जिन लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे जिएं, उनको एक उम्मीद, उनके अंदर एक उम्मीद जगेगी, उनके अंदर जीवन के प्रति उत्साह पैदा हो, यानी वो जो निराश और हताश हो गए उसमें आशा का संचार हो। ऐसी कविता लिखो। फिर कहता है बादल गरजो,
विकल विकल, उन्मन्थे उन्मन, विकल विकल माने व्याकुल व्याकुल, है ना। इसमें भी 2 बार प्रयोग किया गया। आदमी व्याकुल व्याकुल है, किससे? प्रकृति के जीव व्याकुल हैं गर्मी से, और समाज के लोग व्याकुल हैं व्यवस्था से, व्यवस्था की बुराई से, शोषण से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, कि नहीं, इससे व्याकुल हैं। और उन्मन है, उन्मन का मतलब क्या होता है? उन्मन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? नहीं, अनमनस्क। उन्मन मतलब उन्मन, अनमनस्क। अनमनस्क का मतलब होता है क्या करें क्या न करें, न करें। इस स्थिति को अनमनस्क स्थिति कहते हैं, है ना, की स्थिति। क्या करें क्या न करें की स्थिति। कहा कि दुनिया के लोग जो है वो प्यास से, गर्मी से त्रस्त हैं और वो व्याकुल व्याकुल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या उपाय करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग मतलब गर्मी, निदाग, निदाग मतलब गर्मी। आने दुनिया में जो गर्मी पड़ रही है उससे सकल जन यानी सभी लोग क्या हैं? व्याकुल व्याकुल हैं और अनमनस्क हैं, अनमनस्क हैं, व्याकुल और अनमनस्क हैं। आए जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि समाज के लोगों को दिशा नहीं मिलने लगती है, उपाय काम नहीं करने लगता है, समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें क्या न करें, वैसे समय ही कवियों की आवश्यकता होती है, बुद्धिजीवियों की आवश्यकता होती है कि वो क्या करें। तो आए अज्ञात दिशा से अचानक ऐसे समय में, ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसे लोगों का आगमन होता है जो अपने विचारों से, अपनी नई कविताओं से, अपनी नई विचारधाराओं से लोगों में फिर से प्रेरणा शक्ति भर देते हैं, उसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उनको नया जीवन के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन मतलब ही बादल, घन मतलब बादल, और अनंत मतलब आसमान। यहाँ पर अनंत से तात्पर्य बादल। अनंत दिशा, अनंत का मतलब हो गया आसमान, जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत का मतलब। तो यहाँ पर अनंत बादल के संदर्भ में क्या है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं। नहीं, जब आदमी गर्मी से त्रस्त हो जाता है, जीव जंतु व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं, है ना, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, कैसे बचें, तो अचानक क्या होता है, अज्ञात दिशा से अचानक बादल आ जाते हैं। जब समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आदमी को रास्ता नहीं सूझने लगता है, समाज को दिशा नहीं मिलने लगता है, तो अचानक किसी नई विचारधारा से को लेकर कोई नया व्यक्ति प्रकट होता है कि नहीं। तो कवियों को भी उन्होंने उत्साहित किया है कि आप ऐसी रचनाएं लिखो। और फिर क्या करना है, तप्त धरा, तप्त धरा मतलब गर्म धरती, जलती हुई धरती, तपती हुई धरती, जो सूर्य की गर्मी से तप रही है, धरती के अर्थ में वो, और इधर समाज के अर्थ में त्रस्त लोग, नहीं, जो भ्रष्टाचार से या अत्याचार से या शोषण से त्रस्त हैं,
वैसे लोग जल से फिर शीतल कर दो, उनको फिर से अपनी विचारधाराओं से शांति दो, रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो, है ना, ताकि उनको जीने के लिए फिर एक प्रेरणा मिल जाए, एक उत्साह, उसके अंदर आशा की उमंग जग जाए, है ना, या आशा की किरण टूट पड़े, ऐसी व्यवस्था करो। तो ये कविता थी, है ना। प्रश्नोत्तर हम लोग इसके एक बार देख लेते हैं। अच्छा, रिमझिम फुहार के जगह कभी बादल को गरजने के लिए क्यों कहा? रिमझिम फुहार से लोगों की प्यास नहीं बुझेगी, फिर से उनमें नए जीवन के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं, उनमें आशा और उम्मीद का संचार नहीं हो सकेगा। ये घनघोर बारिश से, घोर गर्जना के साथ जब खूब पानी पड़ेगा तभी ये संभव है ना, तभी ये बदलाव आ सकता है। इसीलिए कवि कहता है कि रिमझिम फुहार के स्थान पर घोर गर्जना करो, तभी ये संभव है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है कि इस कविता का नाम उत्साह क्यों रखा गया? क्योंकि इस कविता के माध्यम से लोगों में जो सारा ये हर सामाजिक में बदलाव आते हुए दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि ये कविता उत्साह। देखिए, बैठ जाइए। और कोई उत्साह, देखो इस कविता में कवि, ध्यान देंगे सभी पीछे, अभी लिखना पड़ेगा आपको। इस कविता में कवि बादल और कवि को संबोधित करते हुए संसार के लोगों को नए जीवन के लिए और प्रकृति के जीवों को नए जीवन के लिए उत्साहित करने का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने, इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल और कवि को संबोधित करते हुए संसार के लोगों को और प्रकृति के सभी जीवों को नए जीवन के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। यानी इस कविता का केंद्र बिंदु उत्साह है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह रखा है। इस कविता के शीर्षक का नाम कवि ने उत्साह रखा। यहाँ तक तो ठीक है। कभी कभी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट क्या करता है कि कवि के द्वारा इस कविता के शीर्षक उत्साह पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब आपको मौका दे दिया कि सही है या गलत है ना, या इसकी उपयुक्तता पर विचार की, ये उपयुक्त है या नहीं है। हम क्या कहेंगे? उपयुक्त है। क्यों है? तो अब अपना विचार देना है कि इस पूरी कविता में कवि ने संसार के लोगों को उत्साहित करने का काम किया है, प्रकृति के सभी जीवों को प्रेरित करने का काम किया है ना। इसीलिए मेरे विचार से इस कविता का शीर्षक उत्साह उपयुक्त है। नहीं लिख पाओगे? अभी लिखना पड़ेगा। जो नहीं लिख सकते अभी भी, जिसको कंफ्यूजन है बताएंगे, क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन माना जाता है। हाँ बोल दे या लिखवा दूं? ओके, देखिए प्रश्न समझ गए हो? क्वेश्चन लिख लोगे ना? देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर आप लिख लो। इस कविता के माध्यम
से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल और कवि को संबोधित करते हुए घोर गर्जना के साथ बारिश करके या अपनी नई विचार धाराओं से प्रकृति के सभी जीवों तथा त्रस्त लोगों को नए जीवन के लिए उत्साहित करने का संदेश दिया है। इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक कविता के शीर्षक का नाम उत्साह रखा है। ठीक है। हो गया? कोई दिक्कत?